नमस्कार दोस्तों, एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ईवीएस क्लास के 3rd क्लास के चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। ईवीएस में यहाँ से कंटेंट और पेडागोजी सेक्शन दोनों ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ें ही कवर करी थी। जो हाईलाइट पॉइंट थे वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है, और इसमें 2 वीडियो मैंने पहले ही आपके लिए अपलोड कर दिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प रहेगी। आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला जो पार्ट है वो हमारा वो बिना बोले बात, यानी कि पार्ट 7 है ईवीएस क्लास 3rd का। इसमें जो काय की बिना बोले बात, यानी कि हम बिना बोले भी किस तरह अपनी जो बातों को दूसरों के आगे रख सकते हैं, वो चीज़ इसमें बताया गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरह हम शरीर के अलग अलग जो अंग होते हैं, अंग से ही अपनी बहुत सारी बातें हम कहते हैं। जैसे अपने आंखों के माध्यम से हो गया, चेहरे के हाव भाव से हो गया, हाथों के इशारों से बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि अपनी बातें कह सकते हैं अलग अलग शरीर के अंगों के माध्यम से, आंखों के द्वारा, चेहरे के हाव भाव के द्वारा और हाथों के इशारे के द्वारा भी। यहाँ ये पेडागोजी टर्म आ गई, इसको देखते हैं, काफ़ी हाईलाइट करते हैं मैंने, इम्पोर्टेंट है। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिन्हें स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनने चाहिए। यानी कि जो बच्चे ऐसी घटनाएं हमें लेनी चाहिए जो बच्चों के यानी कि परिवेश से सम्मिलित होनी चाहिए, उनके जीवन से संबंधित होनी चाहिए। वही चीज़ हमें जोड़कर बच्चों के आगे प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हीं विषय को हमें चुनना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। और वही चीज़ हमें कंटेंट लेना चाहिए जो बच्चों के आसपास की घटनाओं से संबंधित हो गया, उसी पे हम नाटक तैयार करवा सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं कि उस नाटक के माध्यम से जो है बिना बोले किस तरह हम एक दूसरे से अपनी बातें कह सकते हैं, बच्चे इससे प्रभावी ढंग से बता सकेंगे और वो नाटक भी इस पर तैयार कर सकते हैं। अध्यापक कक्षा में ये करवा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आंख, कान, मुंह, हाथ होते हैं, वो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें कोई ना कोई कमी होती है, जिनकी आंखों की कमी होती है, मुंह से नहीं बोल पाते, तो वो किस तरह अपनी बातों को दूसरों के आगे प्रस्तुत करते हैं, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। जैसे इस पे क्या है कि हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो बोल और सुन तो सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग जो है वो दूसरों को अपनी जो बातें होती है वो इशारों से समझाते हैं, यानी कि जो शरीर के अंग होते हैं ना, अंग के पार्ट, उसके माध्यम से वो दूसरों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। दूसरों की बातें व उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश भी वो करते हैं। सभी बच्चे जो होते हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। सभी जो बच्चे होते हैं वो अपनी तरह से खास होते हैं। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा पेंटिंग बनाता है, कोई चित्र अच्छा बनाता है, तो सब में अपनी अपनी खासियत होती है। वो क्या होता है कि हमें सभी बच्चों से क्या होता है एक दूसरे से सीखने का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना चाहिए क्लास में। और बच्चों को इससे क्या होगा कि जो उनका समाजीकरण की जो विकास है वो भी अच्छी तरीके से हो सकेगा और अपने समाज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वो, और एक दूसरे के विचारों को भी अच्छी तरह जान पाएंगे। सभी जो बच्चे होते हैं वो बोल सुन नहीं सकते, यानी कि सभी तरह के जो बच्चे होते हैं ना, कुछ तो सुन सकते, कुछ बोल सकते और कुछ बोल सुन दोनों ही नहीं सकते। वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है, यानी कि जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते तो उन्हें क्या होता है कि जो स्कूल में सिखाया जाता है उनमें जो इशारों के माध्यम से अपनी बातें कहने की, वो अपने जो विचार है वो लोगों के आगे किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं अपने शरीर के अंगों के हाव भाव से। कहानी दी, स्टोरी दी कि मेरी बहन सुन नहीं सकती, तो उसमें कितनी सारी खासियत है। वो अलग अलग काम वो कर सकती है, उसे पियानो बजाने आता है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है जो बच्चों में अगर एक गुण नहीं होता दूसरा गुण उनमें बहुत ज़्यादा ही होता है। किसी में कोई खासियत होती है और किसी बच्चे में कोई खासियत होती है। यानी कि इस पाठ के माध्यम से क्लास में चर्चा हम करवा सकते हैं कि हम सब लोग में अलग अलग तरह की जो क्षमताएं होती है वो विकसित होती है, यानी कि सबकी जो क्षमताएं होती है हर व्यक्ति की इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है, यानी कि बच्चों के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनके अनुभव के आधार पर भी उसमें जो संवेदनशीलता है वो बढ़ाई जा सकती है क्लास में। तो अध्यापक को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर बल देना चाहिए। बच्चों के जो अनुभव होते हैं ना उन्हें क्लास में
बच्चों को बेझिझक बोलने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है कि टीचर को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना जरूर होता है कि वो अपने विचार होते हैं उसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, बच्चे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बन सके और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं, यानी कि जो अपनी हम आंखों के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं बिना बोले भी। जैसे छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलना नहीं जानते, फिर भी वो अपने हाव भाव से, आंखों के माध्यम से और शरीर के अंगों के माध्यम से कितना कुछ वो अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कब उन्हें भूख लगी, कब प्यास लगी, तो कब कौन सी ने परेशानी हो रही है, इसके बारे में वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं अपने शरीर के हाव भाव। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। अपने आसपास के यानी कि छोटे बच्चे हमें लेना चाहिए जो करीब 6 से लेकर 8 महीने के हैं, उनको देखना चाहिए, यानी कि ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि वो बिना अपनी बात को बिना बोले कैसे कहते हैं, यानी कि अपने शरीर के अंगों का, हाव भाव का वो यूज करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए। तो इन बच्चों का हम अवलोकन कर सकते हैं। क्लास में इस चीज के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है और समझाया जा सकता है। इस बच्चे का जो खिलौना है ना वो टूट गया और वो इस हाव भाव से अपना जो दुखी है ना वो अपने दुखी चेहरा बता रहा है, यानी कि वो बच्चा अपना खिलौना टूटने से दुखी है, तो वो इसके बारे में बता रहा है कि ना इसकी आँख, कान, मुंह कुछ भी नहीं है, फिर भी ये अपने हाव भाव, अपने विचारों को लोगों के आगे प्रस्तुत कर रहा है। इस विषय में बच्चों से चर्चा की जा सकती है, बच्चों को समझाया जा सकता है। जैसे ये जूली की बात की है, जूली की भी ना नाक है, ना कान है, मुंह है, हाथ मुंह कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे जो है पेडागोजी की टर्म आ गई, इसे पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट, यानी बच्चों को अपनी भावना को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं जिनके आंख, नाक, कान, मुंह नहीं होते, वो भी अपनी भावना को किस तरह प्रकट कर सकते, किस तरह लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते, इसके लिए भी अध्यापक को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। और उनमें क्या होगी, सृजनात्मक क्षमता, जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, वो बच्चों में विकसित हो सकेगी। इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है क्लास में। चेहरे को देखकर हमें बहुत सारी चीजें पता लगती है कि कौन व्यक्ति दुखी होता है, कौन कब खुश होता है और कौन कब गुस्से में। हम चेहरे की जो है वो इसके चेहरे के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं, यानी कि नाच से भी हम अपनी जो बातें ना वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे नाच में हम इशारों के माध्यम से कह सकते हैं, चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। इसके माध्यम से भी हम अपनी जो विचार है वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे इसमें अलग अलग स्टेप दिए, ये सारी हमारी डांस की मुद्राएं, किस तरह हम उस हाथों का यूज करते हैं डांस करने में, वो बताया गया है इसमें जो दिया गया है डायग्राम, जैसे चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं बच्चों को, इसके बारे में भी हम क्लास में चर्चा करवा सकते हैं बच्चों से कि ग्लेरी क्या कर रही है इसमें। तो इसके माध्यम से भी हम बच्चों को बहुत सारी चीजें चित्रों के माध्यम से सिखा सकते हैं। अगले चैप्टर की तरफ देखते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा पार्ट 8 है, यानी कि लेसन नंबर 8 है, ईवीएस क्लास की 3rd का। इसमें जो 8 चैप्टर है वो है पंख फैलाए उड़ते जाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी पहली दी गई है। यहाँ से पहला क्वेश्चन ही तैयार हो गया हमारे की राष्ट्रीय पक्षी क्या, जो मोर है वो राष्ट्रीय पक्षी है हमारे देश का। जो मोर होता है उनके सुंदर पंखों पर नाच होती है और सुंदर नाच को दिखाता है। ये कौन होता है, मोर होता है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यानी कि जो मरे हुए जानवर खाकर जगह कौन साफ करता है, वो गिद्ध करता है, जो पर्यावरण को साफ करता है, मरे हुए जितने भी जानवर उगता है, गिद्ध जो है वो उसको खाता है। ये क्वेश्चन जो हमारा सीटेट में पूछा गया है, ये कंटेंट है हमारा। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि पेड़ के छेद बनाओ और उसमें छिपे कीड़े मकोड़े कौन खाता है, वो है कड़फोड़वा कहलाता है। यानी कि जो कड़फोड़वा है वो पेड़ में छेद करता है और उसमें जो छिपे हुए जो कीड़े मकोड़े होता है कड़फोड़वा वो खाता है। इसमें सीधा पेडागोजी टर्म पे आते हैं इनकी, इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमारा पेडागोजी सेक्शन स्टार्ट हो गया है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा था पेडागोजी ने। बच्चे भार
पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान कर सकेंगे। इसमें जो बात की गई है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की गई कि बच्चे का जो कक्षा में ज्ञान है ना, उसे बाहर की दुनिया के साथ जोड़कर पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो बच्चे जो है वो परिवेश में जो अपने वातावरण में अवलोकन कर पाएंगे, तभी वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो उसी के आधार पर उन्हें कागज पर आसानी से चित्र बनाने के लिए भी कहना चाहिए। तो मेन बात ये कि जो बच्चे है उसे किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे बाहर की दुनिया से भी जोड़कर पढ़ाना चाहिए। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी। यानी कि अगर बच्चों को हम बाहर के परिवेश में ले जाएंगे, अलग अलग पक्षियों के बारे में दिखाएंगे, तो वो अवलोकन सही तरीके से कर पाएंगे और उनके गुण अवगुण भी बता कर सकेंगे अपने अनुभव के आधार पर। तो इसलिए जो बच्चों को ये यानी कि किताबी ज्ञान में तक समेट कर नहीं रखना चाहिए, तो उन्हें बाहर की दुनिया से भी किताबों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। हम बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं, यानी कि ये जो एक्टिविटी दी गई है अलग अलग पक्षियों की चोंच बना के उसमें रंग भरने के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कलर भरना, चित्र बनाना काफ़ी पसंद होते हैं। तो इसलिए बच्चों को हम इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं क्लास में। अगली पेडागोजी टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। यानी कि जब बच्चे हैं ना, उन्हें पक्षियों की जानकारी, उनमें रुचि विकसित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वातावरण में ले जाना बहुत जरूरी होता है। वो चुपचाप सभी जानवर यानी कि सभी जो पक्षी है ना, उनका अवलोकन करे चुपचाप बैठकर, और वो क्या क्या उनमें विभिन्नता है, क्या समानता है, इसको अपनी कॉपी में नोट करना भी अध्यापक को सिखाना चाहिए। यानी कि बच्चों का जो ज्ञान है ना, वो कक्षा में भारी जीवन से भी जोड़ना जाना चाहिए, में ले जाकर बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। जैसे शैक्षिक भ्रमण हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को बाहर ले जाकर चीज़ों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। वो सही तरीके से अवलोकन कर पाएंगे और वर्गीकरण कर पाएंगे। इससे बताइए कि सभी जो पक्षियों की चोंच होती है वो भी अलग होती है, और उनका जो जानवर होता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। बच्चे इसके बारे में भी जान सकेंगे। और उनका भोजन भी अलग होता है, कोई पक्षी फल खाते हैं तो कीड़े मकोड़े खाता है, कोई मछली भी खाते हैं, तो बच्चे इसके बारे में भी अच्छी तरह जान सकेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आए थे, ये जो पक्षी है ना, पक्षी जो होते हैं वो पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के जो तरीके होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैना जो होती है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से करती है, उसी तरह जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन जो होता है वो पीछे तक घुमा भी सकता है। तो बच्चे कितने जो पक्षी होते हैं उनमें भी कितनी सारी विभिन्नता है, उसके बारे में भी बच्चे जान सकेंगे। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कई पक्षी ऐसे भी होते हैं जो हमारी नकल करते हैं, तो इसके बारे में बच्चों को बताया जा सकता है कि नकल कौन कौन से पक्षी करते हैं। और हम बच्चों को एक्टिविटी भी दे सकते हैं, यानी कि बच्चों को बाहर जाएं वो क्लास से बाहर, और वो पक्षियों को अवलोकन करें, उनके पंखों के बारे में, उनकी गर्दन कैसे हिलाते हैं, पक्षियों की कैसी आवाजें होती है, इसके बारे में बच्चे अवलोकन कर पाएंगे और पक्षियों की नकल कर पाएंगे। यहाँ से मेन क्वेश्चन हमारा आया था सीटेट में, यानी कि जो पक्षियों के पंख होते हैं वो भी अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग डिजाइनों के होते हैं। उनके जो पंख होते हैं ना वो उड़ने में बहुत मदद करते हैं। इतना ही नहीं, जो पंख होते हैं वो उनके शरीर को भी गर्म करते हैं, गर्म रखने में काफी मदद रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। और समय समय पर पक्षियों के जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं और जो नए पंख है ना वो आ जाते हैं। और कई बार ऐसे भी देख लेंगे कि पक्षियों के कुछ पंख होते हैं वो भी गिरे हुए हमें दिखते हैं बाहर वातावरण में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सभी जानवर वो अलग अपनी अपनी विविधता के अनुसार यानी कि वातावरण में अनुकूलन कर पाते हैं, ये बताया गया है। जैसे एक्टिविटी करवाई गई, इस एक्टिविटी के माध्यम से कक्षा में अध्यापक करवा सकता है, बच्चों को सिखा सकता है। जैसे इस एक्टिविटी में दिया हुआ है मुर्गे की चोंच बनाओ, बच्चे अलग अलग प्रकार की मुर्गे की चोंच बना सकते हैं, रंग भर सकते हैं, कलर भर सकते हैं, अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। इसकी एक्टिविटी क्लास में करवा सकती है अध्यापक। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो पार्ट 8 है हमारे लेसन नंबर 8 वो फिनिश हो गया। इसमें पेडागोजी कंटेंट दोनों देखे थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो जो मैंने हाईलाइट कर दिए थे आपके लिए। अगला जो चैप्टर है वो हमारा लेसन नंबर 9 है, वो है बादल आए बारिश लाए। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये अपू हाथी की कहानी के ऊपर है पूरा। इसमें मेन अपनी पेडागोजी सेक्शन पे और कंटेंट पे आते हैं।
अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि कहानी में जो बताया गया है वो है कि केले के पेड़ को अप्पू जो है ना वो हाथी ने पानी दिया था। यानी कि जो केले का पेड़ था वो मुरझा गया था और अप्पू हाथी ने जब देखा तो उसने उसे अपनी सूंड में भर के पानी दिया था। असल में तो हाथी जो है पेड़ों को ऐसा पानी नहीं देता, हम बच्चों को बता सकते हैं क्लास में। तो फिर जो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है इसके बारे में कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। उन्हें कोई पानी नहीं देता तो पेड़ पौधों को ज्यादातर जो पानी है वो बारिश के माध्यम से मिलता है। बच्चों को इस चीज से बताया जा सकता है कि ज्यादातर जो बारिश है वो पेड़ पौधों को खिलाकर वो उठ जाते हैं। यानी कि पेड़ पौधों को जो पानी मिलता है ना वो ज्यादातर बारिश के माध्यम से मिलता है। इसके बारे में कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। ये कविता दी गई है बादल आए, हमारी इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने टॉपिक के अपनी जो कंटेंट और पेडागोजी टर्म के ऊपर आते हैं। यहाँ से जो पेडागोजी की टर्म है काफी इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों के बारिश से जुड़े हुए अनुभव को सुननी चाहिए क्लास में। अध्यापकों बारिश से होने वाली जो प्रभाव होते इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बच्चों से पूछना चाहिए, क्या क्या प्रभाव पड़ते बारिश आने के कारण। तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर उसे पता कर पाएंगे। और अच्छे या फिर बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा भी क्लास में करनी चाहिए। हर बच्चे की बात को सुनना महत्वपूर्ण बताना बहुत जरूरी होता है। तो क्लास में इस टॉपिक के बारे में चर्चा करवाई जा सकती है और बच्चे जो है ना वो अपने अनुभव के आधार पर अपने जो विचार है उसे प्रस्तुत कर सकेंगे। ये पेडागोजी की टर्म में काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमारा लेसन नंबर जो 9 था ईवीएस क्लास 3 का फाइनल हो गया। अगली वीडियो में अगले 3 लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे।